अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने ओ लेवल 5054 का जीके का पेपर स्टार्ट करने हैं। या देख सकते हैं हमने वेरिएंट्स सेलेक्ट किए उसमें 41 5054 41 मई जून 2023। इसका जो टाइम होगा वो 1 आवर का होगा और इसमें एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन होंगे एंड देयर आर सम इंस्ट्रक्शन यू हैव टू रीड दिस। इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको ये नजर आ रहा होगा थर्मामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन, थर्मल फिजिक्स से। अच्छा, एक चीज आप सुन लें ईटीपी के पेपर के बारे में कि इसमें ज्यादातर चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है और उन्हीं को रीड करके आपने आंसर देना होता है। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक एग्जांपल है। इसमें उसने क्या है, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, he puts 25 centimeter cube of water, this is volume of the water, in a beaker. The thermometer in figure 1.1, this one, 1.1 figure is this, shows the thermometer temperature theta 1 of the water. Record theta 1. अब ये देखें, ये क्वेश्चन आपने यहीं से डायग्राम से आपने रीडिंग लेनी है और यहाँ पे प्लेस करनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको -10 से शुरू हो रहा है, 0, 10 और फिर 20, और ये जो सेंटर में ब्लैक लाइन नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली मर्करी। तो इसका आपने देखना है कि यहाँ कहाँ तक आ रहे हैं 10 और 20 के दरम्यान। ये अगर आप रीड करें तो 10, 15, 16, 17 एंड 18 पे आ रहा है। तो इनिशियल टेम्परेचर या थीटा 1 की वैल्यू जो होगी वो होगी 18 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट ऑलरेडी गिवन है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट आपने ऐसे सॉल्व करना है। फिर हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं और इसके साथ साथ हम रीड करते हैं। ओके, अब इसमें देखो उसने क्या कहते हैं, टीचर हैज प्लेस सम 50 ग्राम मैस। 50 ग्राम मैस मतलब जो आपके पास वाटर था 25 सेंटीमीटर क्यूब का, उसके अंदर आपने फर्दर 50 ग्राम मैस ऐड करी है। ये आपको मैस नजर आ रही है, दिस वन। इन बॉइलिंग वाटर ईच मैस हैज बीन टाइड टू अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब ये जो मैस है वो स्ट्रिंग के थ्रू आपने इस बॉइलिंग वाटर में डाली है, डायरेक्ट आप नहीं डाल रहे। अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि जो वाटर में जब आप कोई चीज ऐड करेंगे तो इसका मतलब है वो चीज भी वाटर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और उसकी जो एनर्जी है वो रिड्यूस होगी। ये जरा ध्यान में रखिएगा, दो चीजें ऐड हो रही हैं, मैस ऐड हो रही है प्लस स्ट्रिंग ऐड हो रही है। तो ये दोनों चीजें जो है वाटर से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाएंगी। ये भी आगे हम चल के डिस्कस करते हैं। द स्टूडेंट टेक्स द beaker of water to where the masses are in boiling water. He uses the string to remove one mass from boiling water and places it carefully into the beaker as shown in figure. This is the 1.2. फिर वो कहता है he then returned to his workstation and replaces the thermometer in the beaker. ओके, ये वर्क स्टेशन पे रिप्लेस किया जा रहा है दूसरे थर्मोमीटर के साथ। The thermometer in figure 1.3 shows the maximum temperature theta 2 of the water. वाटर का थीटा 2 टेम्परेचर शो कर रहे हैं और ये कितने पे आ रहा है, अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपके पास अबाउट 20, 25, 26 पे आ रहे हैं थीटा 2। यहाँ पे आप एक साइड पे लिख सकते हैं इसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पार्ट में जो उसने करना है वो क्या पूछा आपसे, कैलकुलेट द टेम्परेचर चेंज, मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 2 आपके पास निकला है 26 और थीटा 1 जो हमने ऊपर निकाला था वो क्या थी, 18 थी। तो इन दोनों को माइनस करें
सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे आपने इसका यूनिट भी लिखना है, डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यहाँ पे उसने यूनिट नहीं लिखा हुआ। तो ये पार्ट आपने बेटा इस तरह से सॉल्व करना होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और ज़रा ये ज़हन में रखें कि आपने बॉइलिंग वाटर में स्ट्रिंग के थ्रू मैश को डाला था और फिर उसको रिप्लेस किया था दूसरे बीकर में। तो अब आगे जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछा है इसमें, डिस्क्राइब हाउ टू इंश्योर दैट थीटा 2 इज मेजर्ड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। अब इसके लिए हमें देखें, जब भी आपको रीडिंग लेनी हो, थर्मामीटर की लेनी हो, बीकर की लेनी हो, या केमिस्ट्री में भी आपको कोई रीडिंग लेनी हो, तो एक तो आपके पास होना चाहिए जो प्रिकॉशन है, वो है पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कि जब भी आप किसी चीज़ की रीडिंग लेते हैं, फर्ज करें बीकर की रीडिंग ले रहे हैं, ये आपके पास थर्मामीटर है, बीकर है, और इसमें ये लिक्विड है। तो आपने इसकी लोअर मेनिस्कस से लेनी है रीडिंग, और रीडिंग किस तरह से लेनी है? एट राइट एंगल टू द योर आई साइड। इसी तरह से किसी भी थर्मामीटर को आपने रीड करना है, तो उसको भी आपने उसकी जो भी रीडिंग बन रही है उसको अपने आई पोजीशन जो भी होगी आपकी उसके साथ 90 के एंगल पे रखना है। दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। तो आपने सबसे पहले इसकी प्रिकॉशन ये कर देनी है, टेक द रीडिंग एट राइट एंगल टू द थर्मामीटर और रिमूव द पैरेलैक्स एरर। दूसरी चीज इसमें हम ये देख सकते हैं, इसका एक और प्रिकॉशन इसकी थीटा 2 को मेजर करने के लिए। एक मिनट वेट कीजिएगा बेटा। थीटा 2 को मेजर करने के लिए, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, एक तो हमने कहा कि रिमूव द पैरेलैक्स एरर। दूसरा हम इसमें कह सकते हैं कि वेट गिव द टाइम फॉर टेम्परेचर टू रीच कांस्टेंट वैल्यू। मतलब अगर हम ये बात कर रहे हैं ना, थीटा 2 मेजर करना है अपने इसका, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करेगा विद हीट और बॉइलिंग वाटर, तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखें, ये थीटा 2 टेम्परेचर यहाँ से मेजर हो रहा है इसका। तो उसके लिए हम दो प्रिकॉशंस यूज करते हैं। एक तो रिमूव द पैरेलैक्स एरर, ये आप हर तरह की रीडिंग में लगा सकते हैं जब भी आप रीडिंग लें, रिमूव द पैरेलैक्स एरर। और दूसरा हम पॉइंट लिख सकते हैं, गिव द टाइम टू फॉर टेम्परेचर टू रीच द कांस्टेंट वैल्यू। मतलब कि कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, वहां तक आपने इसको टाइम देना है, यानी कि फौरन टेम्परेचर इसका मेजर किया जाए। तो थोड़ा सा वेट करना है, और जब तक इसका टेम्परेचर एक पॉइंट पे जाके रुक ना जाए, मरकरी एक पॉइंट पे रुक ना जाए, फर्दर इसे एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो उस पॉइंट तक आपने टाइम देना है। तो सेकंड प्रिकॉशन आप लिखेंगे, टू गिव द टाइम फॉर टेम्परेचर टू रीच द कांस्टेंट वैल्यू। एक दफा मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहली प्रिकॉशन आपने ये रखनी है, रिमूव द पैरेलैक्स एरर। दूसरी प्रिकॉशन ये है, गिव द time for temperature to reach the constant value. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमारे से क्या पूछ रहे हैं वो। जी, इसमें ये पूछ रहे हैं हमारे से, द बीकर इज मेड फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास
suggest why it is suitable for this experiment. एक तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि जो भी बीकर बनाए जाते हैं ये स्पेशल ग्लास होते हैं because these glasses are heat resistant. इसको आप नीचे लिख सकते हैं these type of glass are heat resistant. हीट रेजिस्टेंस या आप इसको एक और सिंपल सी जनरल आप वैल्यू दे सकते हैं कि these glass are specially designed and these are strong glass ताकि आपको ब्रेक ना हो जाए फौरन ये ग्लास क्योंकि लैब में हम यूज करते हैं तो these beakers are made of strong glass इस तरह से भी लिख सकते हैं उसको इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वो पूछे आपसे कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द 50 ग्राम mass using the equation 4.2 थीटा 2 अब ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है बेसिकली 4.2 थीटा 2 आपके पास क्या था 26 माइनस थीटा 1 आपके पास क्या था 18 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100 माइनस थीटा 2 क्या था आपके पास दोबारा 26 अब ये सारी वैल्यूज को आप सॉल्व करें ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस करें फिर मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है तकरीबन 0.23 0.23 और इसका भी यूनिट गिवन है हीट कैपेसिटी का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है जाउल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड ये बच्चे अपने इस तरह से सॉल्व करना होगा अब इसमें आप देख सकते हैं ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है उन्हीं को आपने रीड करना है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपने बुक से याद की हुई हो या कोई फार्मूला यूज कर रहे हो आप बुक के ये सारी चीजें इसके अंदर ही गिवन जैसे थीटा 1 मेजर किया थीटा 2 मेजर किया फिर दोनों को माइनस किया फिर उसके बाद आपने फार्मूला यूज किया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का और प्रिकॉशंस में जो जनरल के प्रिकॉशंस है थर्मल फिजिक्स में जब भी रीडिंग लेंगे तो वो आप पैरेलक्स एरर उसमें हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और दूसरी हमने यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड दूसरी प्रिकॉशन दी थी अब आगे भी इसी तरह से रीजनिंग क्वेश्चन आ रही है अब रीजनिंग क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए आपको से पूछा है डिस्क्राइब टू सोर्सेज ऑफ एरर इन द मेथड यूज्ड टू डिटरमिन सी डब्ल्यू जो अभी आपने सी एम जो अभी आपने फाइंड किया है इसमें वो कह रहे हैं कि दो एरर्स कौन से हो सकते हैं तो एरर्स के लिए हम में इसकी पहला एरर आप इसमें लिख सकते हैं कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इसमें हम मैस ऐड कर रहे हैं बॉइलिंग वाटर में प्लस स्ट्रिंग के थ्रू कर रहे हैं तो अब कुछ ना कुछ एनर्जी जो है बॉइलिंग वाटर से वो स्ट्रिंग एब्जॉर्ब करेगी या फिर जो है आपके पास मैस जो ऐड की जा रही है वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो और इसकी जनरल एक और भी आप यूं लिख सकते हैं ये आप लिख लें एक साइड पे हीट लॉस फ्रॉम मैस ड्यूरिंग ट्रांसफर मतलब जब मैस को एक बीकर से दूसरे बीकर में ट्रांसफर किया जाएगा तो उस दौरान वो सराउंडिंग में हीट लॉस हो जाएगी मैस से और दूसरे ये कि हीट लॉस फ्रॉम बीकर और वाटर टू सराउंडिंग मतलब कि जब बीकर हीट अप होगा तो हीट जो है सराउंडिंग में लॉस हो सकती है सो देयर आर टू सोर्सेज
which affect this experiment or produce the error. Number one, heat loss from masses during transfer and heat loss from beaker to surrounding. अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट में इसने कहा है आपसे कि suggest two improvements to the method. अब इस रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने का क्या तरीका होगा? तो हमने जैसे हीट लॉस की बात की थी, तो अब हीट लॉस को रिमूव कैसे किया जा सकता है या मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? तो उसके लिए हम ये आंसर इसका लिख लें, यूज नॉन एब्जॉर्बेंट स्ट्रिंग, मतलब ऐसी स्ट्रिंग यूज की जाए कि जो हीट को एब्जॉर्ब ना करे वाटर से, मतलब वो प्लास्टिक या किसी और मटेरियल की बनी हो, हीट रेजिस्टेंट हो, हीट को एब्जॉर्ब ना करती हो। फिर उसके बाद पुट अ लिड ऑन द बीकर, लिड, बीकर के ऊपर अगर हम लिड रख देंगे तो एवापोरेशन जो हो रही है बॉइलिंग की वजह से वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट होगा वो लॉस कम हो जाएगा। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं इंसुलेट द बीकर, बीकर के अराउंड कोई इंसुलेटिंग क्लॉथ या कोई ऐसा वेट क्लॉथ उसके ऊपर रैप कर दिया जाए कि वो सराउंडिंग में हीट लॉस ना हो। और उसके बॉटम में भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल रख सकते हैं जो बीकर है, ताकि वो ग्राउंड में भी ना जाए या टेबल की सरफेस में भी हीट लॉस ना हो। तो हीट लॉस को रिमूव करने के लिए हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये आप अपने ज़हन में रखें, जब भी हीट लॉस को रिड्यूस करना हो, तो अगर बीकर है या कोई ये ओपन कंटेनर है तो उसके ऊपर लिड हम यूज़ करेंगे, उसके अराउंड वेट क्लॉथ्स या इंसुलेटिंग मटेरियल लगा सकते हैं, थर्माकोल टाइप या वुड का केस बना के लगा सकते हैं, और उसके बॉटम पे भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल लगा सकते हैं। तो जहाँ-जहाँ से उसकी हीट लॉस की पॉसिबिलिटीज़ है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। या फिर उसके अंदर हम जो स्ट्रिंग यूज़ कर रही हैं जो कि वाटर से हीट एब्ज़ॉर्ब कर रही थी, वो हम नॉन एब्ज़ॉर्बेंट स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। नॉन एब्ज़ॉर्बेंट हीट का मतलब स्ट्रिंग का मतलब होगा कि वो हीट एब्ज़ॉर्ब नहीं कर रही, हीट लॉस इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो थर्मल फिजिक्स में हैं, इनको आप एक दफ़ा एक साइड पे लिख लें, कि जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आए तो ये आपके ज़हन में होने चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखें, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स अ thermistor using the circuit in figure. Draw a circuit diagram of the circuit. अब ये जो सिंबल्स आपके पास, ये बेसिकली ये ओरिजिनल सिंबल्स हैं इनके। बैटरी है, की स्विच है, रेजिस्टर है, वोल्ट मीटर है एंड थर्मिस्टर्स हैं। यू नो थर्मिस्टर कौन से होते हैं? द रेजिस्टर, स्पेशल डिजाइन रेजिस्टर्स whose resistance depend on temperature. ये मैं साथ साथ आपको इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ कि ताकि आपको पेपर 4 जो है थ्योरी का या पेपर 2 थ्योरी का और आईजीसीएसई के लिए पेपर 4 थ्योरी का, उसमें ये थर्मिस्टर्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये एक ऐसा रेजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। और इसका ग्राफ अगर हम बनाएं रेजिस्टेंस और थर्मल टेम्परेचर में, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक इज दैट। अगर आपके पास टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा जा रहा है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ दीज सिंबल्स, मतलब ये पूरा जो सर्किट बनाया हुआ है इसके सिंबॉलिक फॉर्म बनानी है आपने। एक मिनट वेट कीजिएगा बेटा जरा।
जी स्टूडेंट्स, अब देखें सबसे पहले तो आपने बैटरी का सिंबल बनाना है। बैटरी का सिंबल आपको मालूम है, these are two straight lines, one is short, one is long. Long line shows positive terminal, short line shows negative terminal. फिर उसके बाद आ जाता है इसका स्विच। स्विच का सिंबल जो होता है वो दिस वन। अब यहाँ पे भी स्विच ओपन है, इस तरह से दिखाना है। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास रजिस्टर। वैसे तो यहाँ पे एमीटर लगा होता है, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर दे दिए। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का सिंबल आपको याद होना चाहिए, ये इस तरह से लाइन होती है और दिस वन। और उसके बाद थर्मिस्टर का दूसरा एंड जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। और देयर इज अ वोल्ट मीटर विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू दिस कंपोनेंट। तो ये अब आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, दिस इज द बैटरी, ये सेल, this is thermistor, this is voltmeter, this is resistor, and this one is switch, या की भी कहते हैं इसको, इन शॉर्ट, जो ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है बेटा। तो बेटा इस तरह से आपने सर्किट डायग्राम बनानी होगी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट में देखिए उसने क्या किया। अ स्टूडेंट measures the temperature of the room and records it. The recorded results in is shown in the diary. Is this record room temperature आ रहा है आपके पास TW 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे पार्ट में कहते हैं नेक्स्ट में, फिगर 2.3 shows the reading VW on the voltmeter when the when the switch is closed. switch close है तो voltmeter पे जो रीडिंग आ रही है वो आपने क्या करना है, रीड करनी है। रिकॉर्ड द रीडिंग VW। अभी ये देख लें, ये क्वेश्चन भी इसी तरह से आ गया कि डिवाइस से आपने रीडिंग को नोट करना है। यहाँ पे आपके पास देखें 0 से 1 पे 10 लाइंस आ रही हैं, फिर 1 से 2 पे 10 लाइंस आ रही हैं, और ये नीडल जो है ये 2 पे। तो VW की जो वैल्यू होगी दैट इज 2 वोल्ट। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 लिखना है, वोल्ट लिखा है इसके साथ। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहे हैं, जी, there is a beaker containing ice and water near the thermistor. Okay, the student measures the temperature TC of the ice and water and records it. The recorded result is shown in figure. अब TC जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आइस का टेम्परेचर है। फिर वो आपसे पूछते हैं, the thermistor is placed in the beaker of ice and water, and after a minute the voltmeter is read again. अब क्या हुआ कि जब आपने कोल्ड वाटर में थर्मिस्टर को रखा तो आपको मैंने बताया था कि थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस इसकी ज्यादा हो जाएगी, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जैसे देखें, रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, मैं इसको RT लिखता हूँ, थर्मिस्टर रेजिस्टेंस।
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो जब भी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी करंट। जब करंट कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वोल्टेज की जो रीडिंग आ रही है आपके पास, वो पहले 2 थी, अब कितने पे आ गई है? 2 से 2.5, 6, 7, 8 एंड 9। 2.9 is the reading for voltage। जी, इस तरह से बच्चे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहे हैं, ये देखें फिर वही पैटर्न। फार्मूला आपको दे दिया कि फार्मूला कोई आपने याद नहीं करना, ना कोर्स से आपने कोई निकाल के लिखना है। यहाँ पे फार्मूला ऑलरेडी गिवन है, वैल्यूज हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं वी सी और वी डब्ल्यू की, और टी सी और टी डब्ल्यू भी टेम्परेचर आपको गिवन थे। अब यहाँ भी आपने फिर उसी तरह से वैल्यूज पुट करें। वी सी आपके पास अभी क्या निकला था? 2.9। वी डब्ल्यू था 2, और टी डब्ल्यू आपको क्या गिवन था? आई थिंक 20 डिग्री था, और टी सी जो था वो क्या था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको हम एक दफा कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए, वी सी 2.9 हमने किया था, टी सी आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वी डब्ल्यू हमने 22 निकाला था, सॉरी, और टेम्परेचर इस पे था टी डब्ल्यू 20 डिग्री। जी, ये 0 डिग्री आ गया। अभी सारे को आपने सॉल्व करने, सॉल्व करके देखते हैं हम क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। 2.9 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 26। तो ये आपके पास राउंड अबाउट आंसर बन जाएगा 0.045। आप देख सकते हैं इसको, 0.045 वोल्ट। जी, क्योंकि ये एवरेज वोल्टेज है तो इसलिए इसका यूनिट भी वोल्ट हो जाएगा आपके पास, और वैल्यू निकल आएगी 0.045। 3 सिग्निफिकेंट में लिख दिया हमने। जी बेटा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। इसमें उसने क्या कहा है? यूज योर आंसर इन D1। D1 में हमारे पास आंसर क्या आया था? 0.045। To predict the voltage VPB across the thermistor, when the thermistor is at body temperature, वो body temperature क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि अगर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो थर्मामीटर पे जो रीडिंग आई है और वोल्टेज चेंज हुई है, वोल्टेज कितनी हो जाएगी? और you may assume that the average change in voltage for 1 degree
temperature change delta AV is constant. Okay, टेम्परेचर चेंज जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, आपको प्रिडिक्ट करना है सिर्फ। अब प्रिडिक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो रीडिंग हमारी जो वोल्टेज की है वो अबाउट 1 और 1.5 के दरमियान आनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है तकरीबन 37 डिग्री पे। तो और हमारे पास जो पहले टेम्परेचर आ रहा था वो 20 डिग्री पे था, वोल्टेज 2। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो राइज हुए टेम्परेचर तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी और वोल्टेज भी कम होगी। मैंने जैसे आपको बताया था कि थर्मिस्टर, दोबारा सुन लें बेटा, कि थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो हम पिछला रिजल्ट देखते हैं। जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, मतलब टेम्परेचर कम था, तो वोल्टेज कितनी आई थी? 2। अब ये जो वोल्टेज है ये रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन कंडीशन क्या होगी? आई इज कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट होना चाहिए। करंट अगर वेरी करेगा तो फिर ये रिलेशन नहीं अप्लाई होगा। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और जब रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज भी कम हो जाएगी। तो अब देखें, जब टेम्परेचर 20 से 37 पे पहुंचा बॉडी टेम्परेचर पे, तो उससे क्या होगी? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी तो रेजिस्टेंस से वोल्टेज भी कम होगी। तो अब इसका मतलब है 2 तो वोल्टेज नहीं होगी, 2 से कम होनी चाहिए। तो हम आइडिया दे देंगे 1 से 1.5। तो यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट करना है जब वोल्टेज रेंज होगी 1.0 से 1.5। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएंगे, जस्ट हमने प्रिडिक्ट करना है। तो ये जरा सुन लें, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इसमें लॉजिक पूरी यूज हो रही है पूरे क्वेश्चन की। पिछले वैल्यू में हमारे पास क्या था कि 20 डिग्री पे वोल्टेज थी 2। अब उसने कहा है कि जब टेम्परेचर 37 हो गया तो वोल्टेज कितनी होनी चाहिए। इस में हमने थर्मिस्टर यूज किया। हमें पता है कि थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जब टेम्परेचर राइज होगा 20 से 37 पे जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज इसकी कम होगी, क्योंकि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट करंट। करंट यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो जब रेजिस्टेंस कम हो गई तो वोल्टेज भी कम हो गई, तो इसलिए हम कहेंगे 2 से लेस वोल्टेज आएगी 1 से 1.5 तक। जी बच्चे, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं आगे। इस लॉजिक को जरा अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये जो मैं साथ साथ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ये आपका थ्योरी का पेपर और एमसीक्यूज के पेपर में भी कॉन्सेप्ट यूज होगा थर्मिस्टर से रिलेटेड। ओके बच्चे, नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा है कि द स्टूडेंट इज told that if the thermistor is held between a thumb and forefinger for 2 minutes, the reading on the voltmeter VAB will be the same as the predicted voltage VBB in D2. Okay, जो predicted voltage थी 1 से 1.5 तक वो आपके पास आ जाएगी। अभी ये ध्यान में रखिएगा कि क्यों आ रही है, ये बात क्यों हुई है। क्योंकि हमने हाथ से उसको पकड़ा है, थंब में और फर्स्ट फिंगर में पकड़ा है, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली नोट डाउन हो रहा है उसमें। और जब बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर राइज हुआ है तो उसकी रेजिस्टेंस थर्मिस्टर की कम होगी, और थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम होने से उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम होगा, और ऑब्वियसली जो वोल्टेज रीडिंग है वो कम हो जाएगी। Two quantities are considered to be equal within the limits of approximately experimental accuracy.
If the values are within 10% of each other, the thermistor is held between the student's thumb and forefinger for 2 minutes, and the student needs and records the voltage VAB. The recorded result is shown in figure. Thermistor voltage when held between thumb and finger, वो आ गई हमारे पास गिवन 0.8 वोल्ट, ये गिवन है इसमें। अब वो कहते हैं स्टेट वेदर द स्टूडेंट्स रिजल्ट्स इंडिकेट दैट वीपीबी कौन सी थी, जो प्रिडिक्टेड वोल्टेज थी, जो हमने कहा था 1 से 1.5 तक है, एंड वीएबी, और वीएबी जो वोल्टेज है ये कौन सी है, जब हमने थर्मिस्टर को थंब में और फिंगर के दरमियान होल्ड किया हुआ है, आर इक्वल विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। अब देखिए ये पूरी स्टेटमेंट, इतनी लेंथी स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ उसने ये पूछा है कि जो प्रिडिक्टेड वोल्टेज है वो, और जो अब वोल्टेज आ रही है थर्मिस्टर की, वो दोनों मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। इसमें अब आपने बताना है, और साथ ये भी बताना है, सपोर्ट योर स्टेटमेंट विद अ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के साथ आपने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। सबसे पहले तो देखिए थर्मिस्टर का टेम्परेचर राइज होगा दोनों केसेस में। जैसे हमने कहा था बॉडी टेम्परेचर 37 है तो उसके ऊपर वोल्टेज उसकी आ जाएगी 1 to 1.1, और अब जो वोल्टेज है वो आ रही है क्या, 0.8 वोल्ट, जब आपने उसको डायरेक्टली होल्ड किया। तो बॉडी टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर राइज हुआ, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हुई, और वोल्टेज जो एक्यूरेट मेजर की गई है वो है 0.8। तो इसमें आपने सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखना है कि यस इट विल मैच द रिजल्ट, क्योंकि दोनों में वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, दोनों में वोल्टेज ड्रॉप हुई है। अच्छा, तो आपने सबसे पहले लिख देना है इसमें स्टेटमेंट में, रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन जो है वो, दिस शोज द स्टेटमेंट मैचेस एंड correct calculation to support statement using their values। मतलब जो हमने ऊपर यूज करी थी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, 0.05 वोल्टेज जो हमने निकाली थी, वही कैलकुलेशन आपने यहाँ पे शो कर देनी है। ये हम दोबारा ऊपर आ जाते हैं। ये जो फार्मूला हमने यूज किया था एवरेज वोल्टेज के लिए, VC माइनस VW ओवर TW माइनस TC, तो ये आप इसमें यूज करके ये आप डायरेक्ट इसमें आप लिख सकते हैं, रिजल्ट विल मैच बिकॉज द वोल्टेज विल रिड्यूस इन बोथ द केसेस। तो ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अभी हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और कोई प्रॉब्लम तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा।